गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल और एनर्जी बैलेंस का कंसेप्ट। तो मटेरियल और एनर्जी बैलेंस का कंसेप्ट होता क्या है? जो लोग BEE के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल और एनर्जी बैलेंस होता क्या है। तो ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये मेनली उनके लिए बना रहा हूँ जो कि BEE के लिए एग्जाम देना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो मटेरियल बैलेंस हम लोग करते करते हैं क्योंकि जब मैंने एग्जाम निकाला था तो मेरा ये पार्ट बड़ा स्ट्रांग था, मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस का, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों पेपर निकल गया, जबकि मैं थ्योरी इतनी करके नहीं किया था। तो अगर आपको कोई भी पेपर निकालना है तो आपका मटेरियल बैलेंस एनर्जी बैलेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बुक मतलब एनर्जी ऑडिटर निकालने के लिए, क्योंकि वो आपका बुक 4 में भी पूछा जाता है और बुक 1 में भी पूछा जाता है। आज मैं आपको मटेरियल बैलेंस का बताता हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपके एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है वो भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं पहले आपको मटेरियल बैलेंस का मेन कंसेप्ट बताता हूँ कि मटेरियल बैलेंस का कंसेप्ट होता क्या है, वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो मटेरियल बैलेंस का कंसेप्ट होता है, तो मटेरियल बैलेंस का सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि हमारे को सिस्टम बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती है। सिस्टम बाउंड्री का डिफाइन का मतलब है कि जैसे कि मान के चलो, ये मेरा कोई अपना, अगर मैं सीमेंट ब्लेंड की बात करूं, ये मेरा किलन है और ये मेरा पायरो हो गया, हीटर हो गया सॉरी, और ये कूलर हो गया। तो इसको मैंने पूरा सिस्टम बाउंड्री मान लिया। अब इस सिस्टम बाउंड्री के क्या क्या, इसके सिस्टम बाउंड्री को मैं जो डिफाइन करूंगा, इस सिस्टम बाउंड्री में क्या क्या इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट है। जैसे अगर मैं आपका पूरा सीमेंट प्लांट में बात करता हूँ तो इनपुट क्या क्या, कूलिंग एयर्स मेरी इनपुट हो गई, प्राइमरी एयर मेरा इनपुट हो गया, फ्यूल मेरा इनपुट हो गया, ठीक है ना, किलन फीड मेरी इनपुट हो गई, इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या मिल रहा है, कूलर एंड गैसेस हो गया आउटपुट, और आपका प्रीटर आउटलेट गैसेस हो गया। मान के चलो अगर मेरे को कूलर के क्रॉस मास बैलेंस करना है, ओनली कूलर के क्रॉस, तो कूलर के क्रॉस इनपुट क्या हो गया आपका, कूलिंग एयर हो गई, और आउटपुट क्या हो गया, एक रिक्यूपरेशन एयर हो गई, और एक मेरी क्या हो गई, वेंट एयर हो गई। समझ में आया? तो जब हम लोग मास बैलेंस करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमको सिस्टम बाउंड्री को डिफाइन करना। फर्स्ट क्या है कि वी हैव टू डिफाइन द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है ना? तो अभी क्या है, इनपुट स्ट्रीम गई, इसके सबसे मैंने सिस्टम बाउंड्री डिफाइन कर दी, सिस्टम बाउंड्री का कंस्ट्रक्ट में मुझे आउटपुट स्ट्रीम मिल गई। दूसरा जैसे कि यही है कि अगर मैं मान लो सीमेंट प्लांट की बात करता हूँ, तो सीमेंट प्लांट में ये क्या है मेरा, ये जो मेरा गोल वाला है ये वाला, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा सिस्टम बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम। जैसे अगर मेरे को क्रॉस प्री हीटर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो तो ये क्या है, मेरा सिस्टम बाउंड्री है। ऐसे इधर की तरफ मैं करूंगा, इधर की तरफ ये, तो ये सिस्टम बाउंड्री किसकी तरफ रेस्पेक्ट में है, ये कूलर के रेस्पेक्ट में हो गई। ठीक है ना? तो अभी क्या है, ये कूलर के रेस्पेक्ट में हो गई, प्रीहीटर का मैं ओवरऑल करूंगा तो ये मेरी ओवरऑल सिस्टम बाउंड्री हो गई। तो सिस्टम बाउंड्री कंसेप्ट क्या है कि आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या इनपुट है और क्या क्या आउटपुट है। तो जब भी आप मास बैलेंस करोगे, एनर्जी बैलेंस करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया। अब जैसे कि इसको मैं लिख लेता हूं, ये सिस्टम बाउंड्री हो गई प्री हीटर के अक्रॉस, ये पीएच के अक्रॉस हो गई, और ये हो गई अक्रॉस कूलर। ठीक है ना? तो ये हो गई। अब आता है कंसेप्ट ऑफ मटेरियल बैलेंस का। तो जब आप मटेरियल बैलेंस करते हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या पॉइंट रिमेंबर करना है कि फाइंड आउट द सिस्टम बाउंड्री अक्रॉस विच हीट एंड मास बैलेंस टू बी कैरी आउट। तो सबसे पहले आपको मैं क्या करना है, आपको सिस्टम बाउंड्री डिफाइन करनी है। दूसरा आपको बेसिस डिफाइन करना है। डिफाइन का बेसिस का मतलब है कि जैसे कि आप सीमेंट मिल का करते हैं, तो सीमेंट मिल में आप क्या डिफाइन करते हैं, पर केजी क्लिंकर। ठीक है ना? अगर आपको फ्लू गैसेस का मोल बैलेंस करना है तो आपको फ्लू गैसेस का करना हो तो आपको पर केजी मोल लेना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमको मास बैलेंस अपना बेसिस डिफाइन करना होता है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सीमेंट इंडस्ट्री पर केजी क्लिंकर ही क्यों लेते हैं, पर 10 केजी, पर 100 केजी, पर 1000 केजी क्लिंकर ले सकते हैं? हाँ, हम ले सकते हैं, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितना ज्यादा लेते आओगे आपकी कैलकुलेशन उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बेसिस का जो मेन डिफाइन करने का हमारा जो तरीका होता है, जो हम लोग बेसिस डिफाइन करते हैं, मेन हमारा जो बेसिस डिफाइन करने का कंसेप्ट होता है कि हमको अपनी कैलकुलेशंस को इजी करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी करना है, इसलिए हमको वैसा बेसिस डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब आता है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सिस्टम बाउंड्री, इवैल्यूएट द फॉलोइंग पैरामीटर एज। आपका जब आप
सिस्टम बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं तो उसमें क्या क्या इनपुट पैरामीटर्स है और क्या क्या आउटपुट है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं। और एक जनरल से जो अपना इसमें मास बैलेंस की दो दो चीजों के लिए डिफाइन होता है, एक होता है स्टेडी स्टेट प्रोसेस और एक होता है स्टेडी स्टेट में होता है कि मतलब आप टाइम से इंडिपेंडेंट हो गई प्रोसेस। एक होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक होती है बैच प्रोसेस। जो सीमेंट प्लांट की हमारी प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअस होती है, कोई 24 घंटे आपका ऑपरेशन चलता रहता है। बैच प्रोसेस आपको फार्मा इंडस्ट्री में मिलेगी जहां पे आपका ऑपरेशन बैच में होता है, ठीक है ना। तो एक जनरल अगर हमको स्टडी स्टेट में जो क्या रहता है कि जो एक्यूमुलेशन वाला जो पार्ट होता है वो जीरो होता है। अगर मैं जनरली सी मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगी, इनपुट प्लस जनरेशन इक्वल्स टू आउटपुट प्लस कंजप्शन। तो हमारा अगर मान लो अगर मैं सीमेंट प्लांट की बात करता हूं तो इनपुट प्लस जनरेशन, हम लोग इनपुट में क्या क्या डाल रहे हैं, कोई जनरेट तो होता नहीं है अंदर, और आउटपुट में क्या निकलता है, क्लिनकर। तो जनरेशन और कंजप्शन वाला जो पार्ट है वो हमारा जीरो हो जाता है और हमारी जो प्रोसेस कैसी होती है, स्टडी स्टेट होती है। वरना इसको आप और दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन प्लस फॉर्मेशन। तो कोई एक्यूमुलेशन होता नहीं है हमारा सीमेंट प्लांट में, हम लोग फीड डालते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्लिंकर बनता है। तो एक्यूमुलेशन वाला पार्ट जीरो हो जाता है, फॉर्मेशन वाला भी पार्ट जीरो रहता है। तो इनपुट किसके इक्वल होता है, आउटपुट होता है। जनरली ये इनपुट माइनस आउटपुट एक्यूमुलेशन फॉर्मेशन, आप जो फार्मा में जाते हो ना तो फार्मा में क्या रहता है, आपके बाय प्रोडक्ट बनते हैं, समझे, मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ में बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मा इंडस्ट्री में ज्यादा रहता है, अपने सीमेंट प्लांट में तो वैसा रहता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। अब आता है कि जब हम लोग मटेरियल बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। जैसे कि जब हम लोग मटेरियल बैलेंस करते हैं तो हमारे तीन चीजें होती हैं, एक होती है ओवरऑल मटेरियल बैलेंस होता है, कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस होता है, एक इक्विपमेंट वाइज मटेरियल बैलेंस होता है। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस का मतलब जैसे ये हो गया, जैसे कि मैंने आपका, जैसे कि मैं उसका एक आपका ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की मैं किलन का ही वापस से एग्जांपल ले लेता हूँ आपका। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ वापस से, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, अगर मुझे ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करना है पूरे सिस्टम में तो मेरा क्या क्या इनपुट क्या है उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या आउटपुट क्या है। अगर मान लो मेरे को इक्विपमेंट के प्रीहीटर के क्रॉस ही करना है तो मैं प्रीहीटर के क्रॉस क्या क्या इनपुट है क्या क्या आउटपुट है वो मैं ले लूंगा। अगर मान लो मेरे को क्रॉस टीएडी करना है सिर्फ, तो मैं टीएडी के क्रॉस क्या क्या इनपुट है, तो ये इक्विपमेंट मतलब मटेरियल बैलेंस हो गया। इसके रेस्पेक्ट में अगर क्या क्या आपको कूलर के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या क्या इनपुट है क्या क्या आउटपुट है, ये भी इक्विपमेंट का हो गया। तीसरा मैंने बताया कि कंपोनेंट बैलेंस, कंपोनेंट बैलेंस का मतलब है मान लो मैं एयर बैलेंस करना चाहता हूँ, सिर्फ एयर, तो क्या क्या कूलर में कितना इनपुट एयर गया केजीएन में, उसका रेस्पेक्ट में क्या क्या आउटपुट एयर गया आपका रिक्यूपरेशन में, और क्या क्या आउटपुट एयर गया आपका वेंट में। तो ये मेरा क्या हो गया, कंपोनेंट बैलेंस हो गया। तो तीन तरह की बैलेंस बनते हैं, कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस, इक्विपमेंट वाइज बैलेंस और ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। तो जब हम लोग स्टेप्स करते हैं तो मटेरियल बैलेंस का सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोसीजर क्या होता है कि डिफाइन बेसिस, क्या करना पड़ता है हमको, बेसिस को डिफाइन करना पड़ता है। दूसरा सिस्टम और बॉन्ड, सिस्टम बाउंड्री को डिफाइन करना कि किस सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस आपको क्या क्या इनपुट चाहिए और क्या क्या आउटपुट चाहिए। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है कि जितना, अगर मान लो आपके दो इक्वेशन है और दो अननोन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी क्या होगी, जीरो हो गई। तो अगर आपको जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन होंगे तो हम लोग जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, टू द ओवरऑल मटेरियल बैलेंस एंड कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस। तो जनरली दो इक्वेशन बनती है, एक ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की बनती है, एक कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस की बनती है। तो अभी तो एक थ्योरी वाला पार्ट हो गया, अब हम लोग क्या देखते हैं, हम न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये दिया गया है, अ सॉल्यूशन विच कंटेन 10% सॉलिड, मतलब एक सॉल्यूशन था जिसमें 10% सॉलिड था, उसको मिक्स किया गया विद 25% सॉलिड सॉल्यूशन से, ठीक है। अ सिंगल आउटपुट विच इज 20% सॉलिड इज रिमूव्ड इफ द 10% सॉल्यूशन एंटर्स एट 5 kg/% व्हाट आर द अदर रेट्स। तो जनरली क्या रहता है कि जब हम लोगों को ये बोला गया है कि सॉल्यूशन विच कंटेन 10% सॉलिड इज मिक्स्ड, मतलब एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें 10% सॉलिड है, उसको मिक्स किया जाता है 25% सॉलिड सॉल्यूशन के साथ, सिंगल आउटपुट मिलता है जिसमें 20% सॉलिड हमारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर द अदर रेट्स, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम की बेसिस डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या डिफाइन करने पड़ेंगे, बेसिस। तो बेसिस हमने क्या ले लिया यहाँ पर, केजी पर सेकेंड हमने बेसिस ले लिया। अब हमको ए दिया गया है और बी दिया गया है, क्योंकि ए को हमने किससे ए क्या दिया हमारा, इफ द 10% सॉल्यूशन एंटर 5 kg/s मिक्स विद 25% सॉलिड सॉल्यूशन। तो ए और बी के साथ आपने किया a प्लस बी इक्वल टू सी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, a प्लस बी
इक्वल्स टू सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या बनना है, आपको ये दिया गया सॉलिड दिया गया हर जगह, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पार्शियल मटेरियल बैलेंस करोगे, कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस करोगे सॉलिड्स का, तो वो आपको दूसरी इक्वेशन से आपको मिल जाएगी। दो इक्वेशन होंगे, दो अननोन होंगे, उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पहली इक्वेशन निकली। अब आपकी आती है 5 प्लस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, डू द कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉलिड। सॉलिड हमारे पहले में ए में कितना दिया है, 10% सॉलिड, तो 10% सॉलिड दिया 0.10 इंटू 5 प्लस मिक्स विद 25% सॉलिड सॉल्यूशन, तो बी में कितना दिया 25% दिया 0.25 इंटू बी, और क्या कह रहा है विच इज 20% सॉलिड, तो सी में क्या कह रहा है 20%। तो हम तीनों को जब करेंगे, अगर आपका दो ऑप्शन है, आइदर आप सॉलिड बैलेंस करो या आइदर आप लिक्विड बैलेंस करो, तो मैं लिक्विड बैलेंस भी करूंगा तो भी मेरे को कर दूंगा। तो बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई, केजी 10 केजी पर सेकेंड और सी इक्वल टू 15 केजी पर सेकेंड। तो जब हम लोग करते हैं, हमको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे जो सॉलिड बैलेंस है इनपुट में और आउटपुट में वो हमेशा सेम रहेंगे। तो हमने क्या किया, जो टाई कंपोनेंट होता है, जो कॉमन कंपोनेंट रहते हैं इनपुट और आउटपुट में, उससे हम लोग अपना करते हैं। अब आता है सिमिलरली ये वाला सवाल है, a solution which is 80% by oil, 15% usable by products and 5% impurities enter a refinery. One output is 92% oil, 6% usable by product. The other output is 60% oil and flow at the rate of 1000 liter per hour. What is the flow rate of input? What is the percentage composition of 1000 liter per output? तो इस केस में भी आपको क्या करना है, आपको ऑयल बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लिखना पड़ेगा, दूसरा आपको ऑयल बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये आप खुद कर लेना, मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें वही कंसेप्ट लग रहा है जो पहले करना है। आपको पहले कंपोनेंट, पहले ओवरऑल मटेरियल मास बैलेंस करना है, दूसरा आपको कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस करना है। अब आता है, सिमिलरली इसमें दिया है कि skim milk is prepared by removal of some of the fat from whole milk. The skim milk is found to contain a 90.5% water, 3.5% protein and carbohydrate and 0.1% fat. If the original milk contains 4.5% fat, calculate consuming assuming that the fat was only one removed to make the skim milk. इसमें क्या कह रहा है, मैं इसको आपको हिंट देता हूं, ये भी आप करना। जैसे कि इसमें ये कह रहा है कि आपका जो ओरिजिनल मिल्क था, ये ओरिजिनल मिल्क था, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्ट में हमको एक मिलता है स्किम मिल्क, ठीक है ना, और एक मिलता है फैट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ओवरऑल बैलेंस मान लो, उसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड हो जाए इक्वेशन। दूसरा क्या करना, फैट का पार्शियल मटेरियल बैलेंस कर लेना, इसमें फैट निकाल लेना, इसमें फैट निकाल लेना, इसमें फैट निकाल लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये सवाल भी आपका हो गया। इसी तरीके से इसमें भी यही दिया है कि इन कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूगेशन मिल्क 35,000 kg of whole milk containing 4% fat is to be separated in a 6-hour period into skim milk with 0.45% fat and cream with 45%. What are the flow rates of two output? इसमें भी वैसे ही सवाल है कि आपको फैट बैलेंस करना है और ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करना है, तो वैसे ही आपका सवाल है। तो ये सारे जो सवाल थे, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट मैं और बता देता हूँ, ये वाला जो सवाल है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 6, इसको मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं उसका एनर्जी बैलेंस का, ठीक है ना। तो आपका क्या रहता है कंसेप्ट ऑफ एवोपरेटर्स में, इन टेक्सटाइल मिल, एवोपरेटर में हम क्या करते हैं, कंसेंट्रेट करते हैं, वाटर को उड़ाते हैं। तो इसमें क्या किया है टेक्सटाइल मिल, an evaporator concentrate a liquid containing 6% solid or 6% weight to produce an output containing 30% solids weight by weight. Calculate the evaporation of water per 100 kg of feed to the evaporator. ये आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, कंसेंट्रेट करना है, जिसमें लिक्विड था में सॉलिड से कंसेंट्रेट बाय, जैसे चीनी है, एग्जांपल इसका मैं ले लेता हूँ सिंपल से, चीनी है, चीनी आपने मतलब आपका मतलब आपका 10 लीटर पानी है, उसमें 1 kg, उसमें आधे हाफ के जी आपकी चीनी मिली हुई है, मान के चलो 0.5 kg आपकी चीनी मिली हुई है 10 लीटर पानी में। अब आपको क्या करना है कि चीनी का कंसेंट्रेशन बढ़ाना है, तो आपने क्या किया है, जो 10 लीटर पानी है उसको उड़ाना है, लेकिन जो 0.5 kg मेरी चीनी होगी वो तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है ना। तो एवोपरेटर भी कभी कंसेप्ट ये है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ओवरऑल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और दूसरा आपको सॉलिड मटेरियल बैलेंस करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में जो लिक्विड है वो एक्स है, आउटपुट वाई है, तो इनपुट बैलेंस इक्वल टू आउटपुट बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सॉलिड बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि इवेपोरेट कंसंट्रेट लिक्विड कंटेनिंग 6% सॉलिड्स ऑफ 6% बाय वेट बाय इक्वल्स टू प्रोड्यूसिंग आउटपुट कंटेनिंग 30% सॉलिड। तो जो आपके इनपुट पे सॉलिड होंगे और जो आउटपुट पे सॉलिड होंगे वो दोनों सेम होंगे, तो इनपुट सॉलिड इक्वल्स टू आउटपुट सॉलिड कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल जो आ गई एक्स की वैल्यू 100 kg आएगी और पुट द वैल्यू एक्स इनटू इक्वेशन में तो वाई आ गया। तो अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड कितना आ गया आपका 100 माइनस 20 80 kg आपका पानी आपका आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग इस तरीके के सवाल करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे इनपुट में कितने सॉलिड्स हैं, आउटपुट में कितने सॉलिड्स हैं, और जो सॉलिड्स हैं उनका हमने पार्शियल मटेरियल बैलेंस कर दिया। क्योंकि अभी उसने बोला है कि हमने आउटपुट वाला वाई और इनपुट माना एक्स, तो 0.0x में जितने सॉलिड्स होंगे, मैंने जितने सॉलिड इनपुट में होंगे वो उसको मैंने किसके करस्पॉन्डिंग कर दिया, आउटपुट के सॉलिड्स के करस्पॉन्डिंग कर दिया। अब आता है एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस में क्या रहता है कि हम लोग जनरली थर्मोडायनेमिक्स की 3 लॉ पढ़ेंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आइदर आपकी जो एनर्जी होगी नाइदर क्रिएट होगी नॉट डिस्ट्रॉय होगी। तो ये बोलता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जितना आपका एनर्जी जैसे डी यू जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो किस में चेंज होगा, आपका हीट गेन में चेंज होगा और वर्क डन में चेंज होगा। तो आपका जैसे मान के चलो मेरा पिस्टन है, पिस्टन को मैंने जब नीचे किया, जब मैंने पिस्टन को नीचे किया तो आपका क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ वो क्या होगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट गेन करेंगे और दूसरा आपका वर्क डन बाय सिस्टम होगा। तो मेरा जो डी यू होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज जो आपका टोटल हीट कितना गेन किया और रिजेक्ट किया और टोटल वर्क डन बाय सिस्टम और ऑन द सिस्टम, इसके इक्वल आपका ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया एनर्जी बैलेंस का। अब आता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब आता है सिस्टम ऑफ सराउंडिंग। तो सिस्टम ऑफ सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम का मतलब है कि जैसे कि मान के चलो ये आपका हो गया, ये आपका सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर है। अगर मान के चलो इसी में हम लोग पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहे हैं और इसी में एनर्जी चेंज हो रही है तो ये सिस्टम हो गया। अगर मान लो ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ, ये मेरी सराउंडिंग है, अगर कोई हीट चेंज करता है तो उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो टोटल अगर मान लो हीट लॉस करेगा सिस्टम, वो वही हीट कौन गेन करेगा, सराउंडिंग। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग वो हमेशा कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघलेगी, बर्फ खुद का एक सिस्टम है, लेकिन जब उसको हमने ओपन सिस्टम के सराउंडिंग के साथ रख दिया तो जो आपका बर्फ आपका जो हीट लॉस करेगी वो कौन, आपका जो एयर होगी एटमॉस्फेयर की उतना ही हीट गेन करेगी। तो जितना टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग हमेशा इक्वल्स टू जीरो रहता है। ठीक है ना। तो ये बताता आपको। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 3 स्टेटमेंट थे वो हमको पता होने चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, मतलब जो आपका जो हीट हमेशा फ्लो करेगी कहां से फ्लो करेगी, हीट जो फ्लो करेगी वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे फ्लो करेगी। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जो टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम होती है वो आइदर इंक्रीज होगी और रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो जैसे कि अगर आपका हम लोग इसको मैथमेटिकल में लिखते हैं चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, क्यू बाय टी। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये वाला, ये वाला जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये वाला कि द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आइदर इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। समझ के चलो ये हॉटर बॉडी थी, मेरी हॉटर बॉडी और यहां से मेरी जो हीट ट्रांसफर हुई कोल्डर बॉडी में। ठीक है ना। अब जब ये हॉटर बॉडी जब कूल होगी तो इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपका जो कोल्ड बॉडी की भी जो एंट्रोपी होगी वो भी बढ़ेगी। लेकिन जो टोटल ये कहता है कि जो टोटल चेंज होगा एंट्रोपी में हॉटर प्लस कोल्डर बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सेम रहेगा, वो नेगेटिव में नहीं सकता है। तो इसके कहने का मतलब ये है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है अपने को
कि जो टोटल एंट्रोपी है आपकी जो सिस्टम में वो आइदर सेम रहेगी और कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं रहेगी। तो ये एक्चुअली क्या है, ये अपना है। अब एंट्रोपी का भी हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब इसमें एक और लॉ आता है, उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स, तो थर्ड लॉ बोलता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो द एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आपकी वो ये बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अनटिल और अनलेस अगर मेरा जीरो टेम्परेचर है, मान के चलो ये मेरा कोई वेसल है, ये कोई मेरा वेसल है, उसमें पार्टिकल ऐसे ही पड़े हैं, यहाँ टेम्परेचर बहुत है ही नहीं, लगभग नील है, तो वो क्या कहता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें जो एनर्जी है बहुत कम रहेगी, ठीक है ना। और अंटिल को आपका टेम्परेचर जीरो है, तो इनकी जो डिग्री ऑफ रेंडमनेस है वो भी जीरो रहेगी, तो एंट्रोपी में जो होगी वो भी हमारी जीरो रहेगी एट लगभग जीरो टेम्परेचर पे। लेकिन अगर उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, तो इनकी जो स्टेट होगी पार्टिकल्स की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, तो एंट्रोपी आपकी बढ़ने लगेगी। तो अनटिल अनलेस अगर आपका एब्सोल्यूट जीरो पे आपकी जो एंट्रोपी जीरो रहेगी, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जब हम लोग एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने में आपकी जो एंट्रोपी में जो चेंज है, आपका एंट्रोपी में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो ये वो बोलता है। उसके बाद इसको हम लोग और समझते हैं कि जो आपका जो एंट्रोपी चेंज है, जैसे कि एस इज एंट्रोपी और एस नॉट आपकी करस्पॉन्डिंग टू द एंट्रोपी एट एज एब्सोल्यूट जीरो पे जो एंट्रोपी होगी, और एंट्रोपी एक पर्टिकुलर उस पे होगी, ठीक है ना, टेम्परेचर पे होगी। तो चेंज इन एंट्रोपी एस माइनस एस नॉट इक्वल टू के बी इंटू एल एन सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कंसिस्टेंट विद द माइक्रोस्कोपी जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, और के बी क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि आपका मान लो ये सिस्टम था ए था, इसमें क्या है, ये एब्सोल्यूट जीरो की कंडीशन है, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो, मल्टीपल माइक्रोस्टेट आर एक्सेसिबल ड्यू टू एटॉमिक वाइब्रेशन। जब टेम्परेचर जीरो से ज्यादा होगा तो आपका जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ जाएगी, और वर्क डन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो आपका क्या है, एंट्रोपी जीरो नहीं रहेगी। तो एंट्रोपी किसका फंक्शन है, एक तरीके से टेम्परेचर का फंक्शन है। अब आता है एनर्जी बैलेंस इन पावर प्लांट साइकिल। अगर मान लो हमको एनर्जी बैलेंस करना है किसी पावर प्लांट साइकिल में, तो हमारा हम लोग कैसे करेंगे। तो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि आपका जो टोटल सिस्टम में एनर्जी इनपुट हो रहा है वही किसके इक्वल होगा, एनर्जी आउटपुट के इक्वल होगा। एनर्जी इनपुट जो होगा वो एनर्जी आउटपुट के होगा। तो सबसे पहले हमने सिस्टम बाउंड्री को डिफाइन कर दिया, क्यू इनपुट कितना जा रहा है और उसके रेस्पेक्ट में क्या क्या क्यू आउटपुट आ रहा है। तो क्यू इनपुट हमको कहां से मिलेगा, जो हम लोग फ्यूल देंगे सिस्टम में, जो हमको फ्यूल मिलेगा उससे बॉयलर से मिलेगा। बॉयलर में हमने फ्यूल दिया, उससे हमारा स्टीम जनरेट हुआ, स्टीम जनरेट के बाद हमारा क्या हुआ, पावर जनरेट हुआ, और कुछ हमारा जो स्टीम थी वो कंडेंसेट हो गया और हीट रिजेक्ट होकर सिस्टम में निकल गई, वापस से हीट एक्सचेंजर के थ्रू फीड वाटर पंप के थ्रू वापस से सिस्टम में चला गया। तो यहाँ पर डब्ल्यू इन और क्यू इन जो है वो मेरा वर्क मैंने किया है, मैं इनपुट एनर्जी दे रहा हूँ, उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या मिल रहा है, हीट रिजेक्टेड मिल रहा है और पावर मिल रहा है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लिखूं इसके सिस्टम के क्रॉस, तो वो क्या होगी, क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन इक्वल्स टू डब्ल्यू आउट प्लस क्यू आउट। ये आपका होगा एनर्जी बैलेंस पूरा पावर प्लांट साइकिल में, ठीक है ना। तो जब आप पावर प्लांट की साइकिल करते हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो टोटल जो सिस्टम में एनर्जी होगी और टोटल जो सिस्टम में आउटपुट होगा वो सेम रहेगा। तो चेंज इन एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। तो इसको हमने ड्राइव कर दिया। अब आती साइकिल एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है ना। ऐसे ये प्लांट एनर्जी सिस्टम है, तो प्लांट एनर्जी सिस्टम में हमने क्या किया, कितना एनर्जी इनपुट किया, इसके रेस्पेक्ट में क्या क्या अपने को आउटपुट मिला, वो अपना हो गया। अब जैसे कि हमको एनर्जी बैलेंस का न्यूमेरिकल करना है, तो ये तो सिंपल है कि एक फर्नेस शेल को हमने कूल किया 90 डिग्री सेंटीग्रेड 55 डिग्री सेंटीग्रेड, मास ऑफ फर्नेस शेल इतना दिया गया है, इतना दिया गया है, तो मैक्सिमम, तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कूल द फर्नेस। कूल करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, एमसीपी डेल्टा टी आपने लगा दिया, ये किया, ये सिंपल सा कर लोगे। इसमें जो एक बार एग्जाम में आता है
वो वाला मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं कि टेक्सटाइल ड्रायर एक ड्रायर है। जब ड्रायर में हमको क्या करना पड़ेगा, जब कोई ड्रायर होगा उसमें हमको इनपुट हीट देनी पड़ेगी। तो इनपुट हीट में कहां से दे रहा हूँ, नेचुरल गैस से दे रहा हूँ। तो जब आपका जो ड्रायर का आउटपुट है 60 kg ऑफ वेट क्लॉथ पर आवर, एक घंटे में वो क्या निकालता है, 60 kg ऑफ निकालता है पर आवर। और ड्राइंग इट 55% मॉइस्चर टू 10% मॉइस्चर। तो ड्राइंग कैसे करते हैं, जब मॉइस्चर आपका हाई परसेंट मॉइस्चर था 55% मॉइस्चर टू 10%, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मास बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इनपुट में मटेरियल का जो सॉलिड रहेगा, आउटपुट में जो सॉलिड रहेगा वो सेम रहेगा। तो इनपुट सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट सॉलिड को करेंगे, तो उससे हम लोग को निकल जाएगी क्वांटिटी ऑफ वाटर एवोपरेटेड। जब हम लोग क्वांटिटी ऑफ वाटर एवोपरेटेड निकल जाएगी, उसकी लेटेंट हीट दी गई है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से हम लोग क्या कर देंगे, टोटल क्यू कितना आपको आउटपुट में मिला, उसके रिस्पेक्ट में क्यू इनपुट कितना वो निकाल लेंगे। क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल मॉइस्चर निकालेंगे। इनिशियल मॉइस्चर कितना हो गया, 60 इंटू 0.55 मॉइस्चर हो गया, तो कितना आ गया, 33 kg पर आवर आ गया। तो मास ऑफ सॉलिड क्लॉथ कितना आ गया, 60 माइनस 33 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मास ऑफ सॉलिड क्लॉथ कितना आ गया, 27 kg पर आवर। भाई आपका टोटल कितना दिया है, 60 दिया, 60 में से आपको कितना दिया, 0.55 आपका मॉइस्चर दिया हुआ है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, मास बैलेंस कर देंगे। तो मास बैलेंस टोटल आउटपुट अपने को कितना देगा, 27 दिया है, और 27 में 90% एक्स जो है उसमें 90% क्या है, आपका सॉलिड है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 kg ओवर। तो आपका टोटल वाटर कितना एवोपरेटेड हो गया, 33 माइनस 3 इक्वल्स टू 30 kg पर आवर। तो सिंपल सा सवाल था कि आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेटेड निकालना पड़ेगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना आपका वाटर उड़ा, 30 उड़ा, इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपराइजेशन निकाल दिया, तो कितना आ गया, 67,000। अब आपको क्या निकालना है, स्टेप 1 में फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेचुरल गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स नेचुरल गैस के निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, जो हमको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 kg मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ केजी मोल्स निकाल दिए, और इनपुट हीट में आपको कितना दिया, 800 दिया, तो 178.57। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी, हीट अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल गैस, और ये हीट आउटपुट हो गया था। अमाउंट ऑफ हीट आउटपुट इंटू हीट इनपुट इंटू 100, एफिशिएंसी आ गई आपकी 46.3। ऐसी आपका एवोपरेटर का है ये वाला, ये फोटो लेके आप कर लेना खुद ही, ठीक है ना, कैसे करते हैं, ये पूरा आपका स्टेप दिया हुआ है कैसे करना है, ये दिया है पूरा, ठीक है ना। अब आता है को लास्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सैंके डायग्राम क्या होता है। तो सैंके डायग्राम क्या कहता है, सैंके डायग्राम ये कहता है अपने को कि हमारा जो इनपुट है, वो इनपुट इनपुट कितने आउटपुट में कंसिस्ट हो रहा है, और वो उस आउटपुट में कौन सा ऐसा आउटपुट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कि सैंके डायग्राम आपको फ्यूल एनर्जी कन्वेक्शन का दिखाई दे रहा है। तो इसमें मान के चलो मैंने 100% एनर्जी मेरा फ्यूल दिया है। अब ये मेरी जो एनर्जी में आउटपुट कितना आ रहा है, 25% इफेक्टिव पावर पावर में आ रहा है, उसके रेस्पेक्ट में मेरा फ्रिक्शन लॉसेस आ रहा है, और कूलेंट में आ रहा है एग्जॉस्ट के साथ। दूसरा ये कहता है कि जो इसमें ज्यादा लॉसेस आएगा, जो मेरे लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं उसकी उसकी विड्थ से दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर आपको विड्थ दिखाई दे रहा है, इसकी ज्यादा है, इसकी विड्थ थोड़ी कम है, और इसकी विड्थ थोड़ी बहुत ही कम है। तो ये कहता है कि देयर लिंक्स आर रिप्रेजेंटेड विद एरोज एंड आर्स दैट हैव विड्थ प्रोपोर्शनल टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लो। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी हमेशा विड्थ ज्यादा होगी। तो सैंके डायग्राम क्या करता है कि हमको जाना था, जैसे कि हम लोग सैंके डायग्राम मान लो इंडिया इंडिया की स्टेट का बनाना चाहते हैं। तो इंडिया की स्टेट का मान लो बोले कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो मैंने बोला कि इंडिया में मान लो 25 स्टेट हैं, और टोटल पॉपुलेशन है 140। तो सबसे बोला कि यूपी की सबसे ज्यादा ऊपर पॉपुलेशन है, उसके बाद मैंने बोला महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, उसके बाद मैंने बोला कि एमपी की पॉपुलेशन है। तो मैंने क्या किया, इनपुट तो मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो गया, लेकिन उसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ पर है उसके हिसाब से मैंने कंपोनेंट कर दिया। तो एक इनपुट के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं उसकी, और कौन सा कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सैंके डायग्राम। तो आप सीमेंट प्लांट का भी बना सकते हो, आप बॉयलर का भी बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैंके डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सैंके डायग्राम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो सैंके डायग्राम यूजफुल टू रिप्रेजेंट द एंटायर इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी फ्लो इन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम सच एज बॉयलर जनरेशन, कि आपके इनपुट एनर्जी में क्या क्या आउटपुट मिल रहे हैं। द विड्थ ऑफ द एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ फ्लो।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंके डायग्राम इन एनर्जी फील्ड। तो ये आपका बीडब्ल्यू के कुछ क्वेश्चन पेपर में डाल रखे हैं, ठीक है ना, तो वो देख लेना आपने। लेकिन आपको अगर बीडब्ल्यू की तैयारी करनी है तो मेरे को आप लिंक पे कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है उसमें पूछ सकते हैं। लेकिन ये मैंने वीडियो ऐसे ही बना दिया क्योंकि हम लोग कुछ कोर्स भी चला रहे हैं, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उस कोर्स में, ठीक है ना। तो लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्या कंसेप्ट रहता है उसका, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही चैनल को इंकरेज करते रहिए ताकि मैं और नया वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।